सहारा प्रणाम, सहारा समय देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ। गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। यूपी के एनसीआर, दिल्ली के कई इलाकों में AQI 600 के पार पहुंच गया। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूल 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। 8 नवंबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है। बात करें गाजियाबाद की तो यहां भी स्थिति बेहद खराब है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 373 के पार है। स्कूल जाने वाले बच्चों की आंखों में जलन जैसी परेशानियां हो रही हैं। हर शख्स बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। सुबह जाते वक्त आँख में थोड़ा धुंधला सा होता है, आँख जलन होती है और ऐसे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, दूर दूर दिखता है। क्या चाहते हैं आप लोग? तो कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन कर दे तो पॉल्यूशन। हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, आँख में होता है, जलन होती है, कुछ धुंध छाया हुआ है और आँखों में जलन हो रही है, तो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को ढूंढने में। ताकि वायु प्रदूषण सुधरे, सरकार इसका प्रयास करे। समाज सेवी आदरणीय कमर सिंह तंवर जी के द्वारा आज यहाँ हमीरपुर के सामूहिक हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है, जिसमें बीजेपी के पूर्व विधायक अशोक चंडेल समेत 8 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मामले में 5 लोगों की हत्या हुई थी। पूर्व में हाईकोर्ट ने अशोक चंडेल सहित 10 को उम्र कैद की सजा दिलाई थी। शहर कोतवाली क्षेत्र में 25 साल पहले हुई ये घटना थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित पक्ष के घर में जश्न का माहौल मनाया जा रहा। और आगे बात करते हैं मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हो गई। 2013 के मामलों में विधायक को सजा हुई थी। दबंगों के मामले में 2 साल की सजा मिली थी। उस पर सांप्रदायिक दंगा भड़काने का मामला चला था। बता दें कि 2013 में कवाल में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। आगे बात करते हैं गोरखपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र दुर्गाबाड़ी के पास राज नर्सिंग होम पैरामेडिकल के प्रोपराइटर मेडिकल माफिया अभिषेक यादव की लगभग 100 करोड़ की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया। इसके साथ साथ अभिषेक यादव पर ये गोरखपुर अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। आपको बता दें कि राज नर्सिंग होम ने हजारों छात्रों से पैसा लेकर उन्हें फर्जी डिग्रियां दी थी। छात्रों का एडमिशन करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया था, जिसको लेकर छात्रों ने 1 हफ्ते से ज्यादा धरना प्रदर्शन किया था। जिसके बाद जिला प्रशासन ने मेडिकल माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जनपद गोरखपुर में एक राज नर्सिंग नाम के एक इंस्टीट्यूट, जिसको पैरामेडिकल कॉलेज के नाम से भी इन्होंने परमिशन ली थी, जो कि ये बिल्डिंग यहाँ से संचालित होती थी। और इसने लोगों के कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। मोटी मोटी रकम लेके इस व्यक्ति ने अपनी जिस संख्या जो इसको अलॉटेड थी उससे कई गुना ज्यादा एडमिशन देके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ऐसे मेडिकल माफिया के खिलाफ आज कई जगहों 9 से ज्यादा इसकी प्रॉपर्टियां जब्त की जा रही है, जिसमें कम से कम 100 करोड़ के आसपास की संपत्ति जब्त की जा रही है।
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के दौरे पर कई चुनावी जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। सीएम ने कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी संजय गुलेरिया के पक्ष में वोट मांगे। इसके बाद सीएम योगी बिलासपुर गए, जहां उन्होंने घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्रगढ़ के पक्ष में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। ये भारत का नया पुरुषार्थ है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, आशा भरी निगाहों से दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। योग की परंपरा को आज देखते होंगे, दुनिया के 175 से अधिक देश भारत के योग की परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, ये न केवल वैश्विक मंच पर भारत की एक नई पहचान के रूप में भारत उभरा है, एक नए भारत के रूप में उभरा है। कांग्रेस ने तो देश को सदैव घाव दिए हैं, कहीं आतंकवाद के, कहीं अलगाववाद के, कहीं नक्सलवाद के, कहीं पर भाई भतीजावाद का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं पर माफियावाद का। लेकिन आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील थी जब कश्मीर से धारा 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से समाप्त किया गया। आपने देखा होगा कि 1950 में जबरदस्ती जब भारत के संविधान का हिस्सा बना करके धारा 370 पर इसका हिस्सा बनाया गया था, वह कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी थी। और आतंकवाद की जड़ केवल वही नहीं बनी थी भाइयों बहनों, उसके कारण पूरे देश के अंदर आतंकवाद पनपा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद पनपा था, नक्सलवाद उसके साथ साथ पनपता हुआ दिखाई दे रहा था। विगत 8 वर्ष के अंदर आतंकवाद अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। अलगाववाद और उग्रवाद के लिए भी कोई जगह नहीं, एक सभी अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं। और आज भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों के साथ जुड़ रहा है, हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास की जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रमुख स्टार प्रचारकों में से एक उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हिमाचल प्रदेश पहुंचे। उन्होंने पौराणिक श्री हॉटकेश्वरी दुर्गा माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद स्थानीय लोगों से मुलाकात की। लोगों में सीएम धामी के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। खासतौर पर धामी से मिलने वालों में युवाओं का प्रतिनिधित्व अधिक रहा। मंदिर में दर्शन के बाद जुब्बल कोटभाई विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी चेतन ब्रागडा के पक्ष में सीएम धामी ने जुब्बल पहुंचकर विशाल जनसभा को संबोधित किया और लोगों से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की।
उत्तराखंड में आज लखपति दीदी योजना का शुभारंभ हो गया। सीएम धामी ने इस योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि जो महिलाएं स्वयं सहायता ग्रुप के माध्यम से काम करती हैं, उनके उत्पादों को मार्केट में उपलब्ध कराना और उनके रोजगार को प्रमोट करना होगा, ताकि महिलाओं भी आर्थिक रूप से आगे बढ़ सकें, क्योंकि अभी तक इस तरह का काम करने वाली 26,000 महिलाओं को लाभ मिला है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि 2025 तक 1.25 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। जहां मातृशक्ति के उत्थान के लिए हर क्षेत्र में काम किया जा रहा है। पहले जहां उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान, ऐसे अनेकों कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना पहले से प्रारंभ की जा चुकी हैं। हमने भी निर्णय लिया है, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम लखपति दीदी योजना प्रारंभ कर रहे हैं। 2025 तक 1,25,000 बहनों को हम लखपति बनाएंगे और आज लखपति मेला उन्हीं के निमित्त यहाँ पर आयोजित किया गया है। आर्टिसन कार्ड बनने से हम जो हमारा कारीगर कार्ड होता है उसके द्वारा हम अपने ऑल इंडिया में अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं और मेले में हमारी एंट्री के लिए हमें राहत मिलती है। नहीं तो हमें अपना पैसा लगा करके वहाँ जाने के लिए फ़ीस पे करनी पड़ती है। इसके उससे हम बिना फीस के और आने जाने का ये फ़ायदा हमें आगे को मिलेगा इस योजना के तहत। स्वयं सहायता समूह जो ग्रुप चल रहे हैं, इसके माध्यम से और भी जो भी गांव-गांव में जो संस्थाएं चल रही हैं समूह के माध्यम से, तो इससे काफ़ी महिलाओं को मदद मिलती है और जो भी छोटे-छोटे उद्यम चला रहे हैं उनको आगे ले जाने के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए एक मार्गदर्शन है। महिलाओं को मार्केटिंग के लिए सपोर्ट करना है अच्छे तरह से, मार्केटिंग, फोटोग्राफी और महिलाओं का कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, उनका एक्चुअल काम दिखा के और उसको एक अच्छे तरह से प्रस्तुत करना है। उससे उनका खुद का एक इंडिविजुअल ये बन जाएगा कि अस्तित्व बन जाएगा कि हाँ हमने एक काम किया है, और उसके द्वारा बहुत और महिलाएं जाग उठेंगे और उनको प्रेरणा मिलेगा। योगी सरकार लगातार प्रदेश में मदरसों का सर्वे करा रही है। वहीं यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का एक बयान सामने आया, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मदरसों में शिक्षा विभाग का दखल गलत है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को मदरसों के निरीक्षण का अधिकारी है, लेकिन नियमों से हटकर शिक्षा विभाग के अधिकारी मदरसों की जाँच करते हैं। साथ ही मदरसों में दिया गया नोटिस नियम के विपरीत है। प्रयागराज के दारागंज थाना क्षेत्र में दुकानदार लवलेश की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार पड़ोसी महिला से अभद्रता के आरोप में पुलिस लवलेश को गिरफ्तार की थी, जिसके बाद पुलिस कस्टडी में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मिर्गी का दौरा पड़ने से लवलेश की मौत हुई है। वही मौत की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारी और लवलेश के परिजन बेली अस्पताल पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में बोलने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। आखिर लवलेश की मौत कैसे हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। सूचना मिली थी दारागंज में कि एक जगह रास्ते को लेकर वाद विवाद हो रहा है। उसी में वहां पर स्थानीय पुलिस थाना दारागंज से पहुंची और एक व्यक्ति को हिरासत में वहां से लिया, जिसका नाम लवकेश शर्मा है, और उनको 151, 107, 16 के तहत चालान किया गया। इसके बाद उनको मेडिकल के लिए बेली हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर पहले उनका कोविड टेस्ट हुआ जिसमें वो नेगेटिव आए। इसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में उनको पोस्टमार्टम के लिए SRN भेजा गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।
लखनऊ में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेक्टर 17 स्थित पैथोलॉजी सेंटर का सामने आया है, जहां आधा दर्जन से अधिक दबंगों ने पैथोलॉजी सेंटर में घुसकर संचालक की पिटाई कर दी। साथ ही स्नेलाइटर मशीन भी अपने साथ ले गए। पीड़ित ने बताया कि मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई, लेकिन पुलिस मौके पर वहां नहीं पहुंची, जिसके बाद पीड़ित ने थाने जाकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से भी मना कर दिया। भदोही में डेंगू कहर बरपा रहा है। भारी संख्या में लोग भयावह बीमारी की चपेट में आ गए हैं। जिले में आए दिन डेंगू से किसी न किसी मरीज की मौत हो रही है, क्योंकि जिले में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा, जिससे बीमारी का आकलन नहीं हो पा रहा है। पूरे जिले में ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई मकान नहीं है जहाँ पे एक या दो व्यक्ति बीमार हो, चाहे वो गैर सरकारी अस्पताल हो चाहे सरकारी अस्पताल हो, हर कहीं पे मरीजों की भीड़ लगी हुई है। तो डायग्नोसिस नहीं हो रहा, किसी की जांच नहीं हो रही है कि हाँ इसको बहुत इसलिए हो रही है, इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का बात है तो उनका कहना है कि ये बीमारी डेंगू की वजह से हो रहा है, डेंगू के मच्छर के काटने की वजह से हो रहा है। हमारे यहाँ एंटीजन टेस्ट होता है हर हाल में जी। एंटीजन पॉजिटिव तो हो आ रहे हैं, लेकिन इसका कंफर्मेशन होता है एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट का हमारे यहाँ व्यवस्था ये है कि हम लोग यहाँ से मरीजों का सैंपल लेकर के जिसका एंटीजन पॉजिटिव है उसको बनारस भेजते हैं। ब्लड को हम लोग पहले सामुदायिक स्वास्थ्य भदोही भेजते हैं, भदोही से BHU जाता है। रामपुर में पुलिस लगातार अपराधों को कम करने में लगी हुई है। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को उनके पास से 500 रुपए की 18 नकली नोट भी बरामद हुई हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें, पुलिस इन अभियुक्तों पर काफी समय से नजर बनाए हुए थी और इन्हें लाटपुर तिरहा के पास से गिरफ्तार कर लिया। अब फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के ऊपर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुजरात के मोरबी में झूलते पुल के गिरने की घटना के बाद यूपी में भी सीएम योगी ने प्रदेश के सभी पुलों का सर्वे कराने का आदेश दिए हैं। इसी क्रम में बरेली का कमिश्नर PWD और सेतु निगम के अधिकारियों के साथ पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने किलो ओवर ब्रिज को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इस पुल का मरम्मत काफी समय से नहीं हुई थी। उसके बाद कमिश्नर ने अधिकारियों को जल्द से जल्द पुल की मरम्मत करने के आदेश दिए। उधम सिंह नगर में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बता दें कि मामला जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पीड़िता की मां ने जसपुर थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ 2 युवकों ने रेप किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाली जसपुर SI हरीश आय ने बताया कि अंगदपुर गांव निवासी महिला द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें गांव के एक युवक और यूपी के सहारनपुर के रेहड़ निवासी एक युवक ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेप किया, जिसमें पुलिस द्वारा संगीन धाराओं सहित पॉक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही। ये कल दिनांक 3/11/2022 को अंगदपुर से श्रीमती रेखा देवी
वाइफ ऑफ चंद्रपाल सिंह थाने पर आई थी। इसने एक तहरीर दी कि उसके लड़की के साथ एक गांव के युवक और एक यूपी रेहड़ का रहने वाला है, उनके द्वारा उसके साथ बलात्कार किया गया, जिस संबंध पर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। धारा 376D और 5/6 पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड में महिलाओं के आरक्षण पर रोक संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार महिलाओं के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अध्यादेश लाने की तैयारी में हैं। हमने समय पर मजबूत पैरवी की। उत्तराखंड में दिवाली पर्व इगास मनाया गया। राज्य में इस अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को इगास की बधाई दी। सीएम ने धर्मपत्नी गीता धामी के साथ इगास के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर गौ पूजन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने देव उठनी एकादशी के इस पावन अवसर पर तुलसी पूजन भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माना गया है। सीएम ने प्रदेश की युवा पीढ़ी का आह्वान करते हुए कहा कि वे अपनी प्रकृति प्रेमी और पर्यावरण हितैषी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए आगे बढ़े। प्रिय प्रदेशवासियों, आप सभी को लोक पर्व इगास की तथा बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लोक पर्व हमारी समृद्ध संस्कृति की पहचान है। दीपोत्सव के 11वें दिन एकादशी को उत्तराखंड में इगास और बूढ़ी दिवाली मनाने की प्रथा सदियों पुरानी है। गढ़वाल में इगास को बग्वाल के रूप में, जबकि कुमाऊं में इसे बूढ़ी दिवाली कहा जाता है। प्रदेश में सभी लोग इगास को हर्षोल्लास के साथ मना सकें, इस हेतु हमारी सरकार ने इगास पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। हालांकि त्योहारों के नाम पर सिर्फ अवकाश देने से हमारी लोक संस्कृति समृद्ध नहीं होगी, बल्कि ऐसे पर्वों को जन सहभागिता और पूरे उत्साह के साथ मनाकर ही हम अपनी जड़ों को मजबूत कर सकते हैं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इगास के दिन अधिक से अधिक संख्या में अपने पैतृक गांव पहुंचें और पूरे उत्साह के साथ इस लोक पर्व को मनाएं। एक बार पुनः आप सभी उत्तराखंड वासियों को लोक पर्व इगास और बूढ़ी दिवाली की अनेकों शुभकामनाएं। कार्तिक मास की एकादशी और पूर्णिमा को मनाए जाने वाले देव दीपावली का पर्व संगम नगरी प्रयागराज में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर संगम तट पर 1.5 लाख से ज्यादा दीपों को जलाकर लोगों ने दीपदान किया। एक साथ लाखों दीपक जलाने से संगम तट पर भव्य नजारा देखने को मिला। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन सहारा समय पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सहारा समय। सहारा प्रणाम। जब आप एक बुरा टाइम फेस करते हो, आई थिंक उसको भी आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए। रियल अर्थों में भारतीय जनता पार्टी दलितों के हित में काम की है। निरंतर आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है।